नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी शौर्य परंपरा। ये नहीं पढ़ा था क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम इसका चैप्टर 6 राजस्थान का एकीकरण शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। 1946 में जब यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट असर दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इस समय विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में बदलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो है 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाते हैं। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित होते हैं और इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हैं, इनके निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं और राजा पूरी तरह से एग्री करते हैं कि हम इसके बारे में विचार करेंगे। महाराणा को अपने प्रस्तावों को पूर्ण साकार करने की धुन लगी हुई थी और वो क्या करते हैं, संविधान वेता जो है के एम मुंशी, इनको अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। मुंशी जी की सलाह पर महाराणा जो है वो इन सारे राजाओं का एक और सम्मेलन जो है वो 23 मई 1947 को आयोजित करते हैं उदयपुर में। और यहाँ पर जब ये सारे राजा आते हैं तो इनको चेतावनी भी दी जाती है कि अगर हम लोगों ने मिलकर अपने रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो जो रियासतें प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं यानी छोटी हैं, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस सम्मेलन में इनका जो समर्थन है मुंशी जी वो भी करते हैं, लेकिन कोई इसका लाभकारी परिणाम नहीं आता। फिर इसी श्रृंखला में आगे क्या होता है, जयपुर के महाराजा मान सिंह जो है ये अपने दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी इनको कहते हैं कि आप भी अपने अपने यहाँ पर यानी हमारे जयपुर में एक प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाइए इसी तरह के राजाओं का। तो यहाँ पर जब वो सारे आते हैं तो ये उस सम्मेलन में प्रस्ताव रखते हैं कि हमें हमारा रियासतों का संघ ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें हाई कोर्ट का, उच्च शिक्षा का, पुलिस आदि का जो विषय है वो संघ को सौंप दिया जाए और बाकी शेष विषय जो है वो हमारी इकाइयों यानी रियासतों के पास रहे। इस सम्मेलन में वो ये भी कहते हैं कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार ना हो तो समस्या का दूसरा हल क्या है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व नहीं रख पा रही हैं वो पड़ोस की बड़ी रियासतों में शामिल हो जाए। लेकिन इन सब का भी कोई हल नहीं निकलता और ये अपने जो है सम्मेलन समाप्त हो जाता है। अब मत्स्य संघ का निर्माण देखते हैं। देश के विभाजन के समय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी थी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने का काम कौन कर रहा है, स्वयं अलवर प्रशासन कर रहा है, उसी का हाथ है। तो यहाँ पर जो महाराजा अलवर हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत सरकार द्वारा 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति, भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहाँ का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, वहाँ के महाराजा ने स्वयं भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। तो अब आगे देखिए, प्रथम चरण जो है अलवर का, ये मत्स्य संघ का, इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए राजस्थान का ये जो नक्शा दिया गया है, देखिए इसकी ये जो 4 आपस की जो पास पास की रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चारों आपस में मिलकर और इनका जो नीमराना ठिकाना है यहाँ पर है, ठीक है, ये मिलकर क्या करते हैं, ये अपना एक मत्स्य संघ बना लेते हैं। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। धौलपुर और करौली छोटी छोटी रियासतें थी जो अलवर और भरतपुर के पास में थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी। तो इन्होंने चारों ने मिलकर क्या बना लिया, अपना एक मत्स्य संघ
बना लिया। और इस नए राज्य का उद्घाटन कौन करता है? ये तत्कालीन भारत सरकार के जो मंत्री हैं NB गाडगिल, ये 17 मार्च 1948 को करते हैं और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ अस्तित्व में आ जाता है। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर को बनाया जाता है और उप राज प्रमुख महाराजा करौली बनाए जाते हैं। तो अलवर के जो महाराजा होते हैं वो कौन होते हैं उस वक्त? ये होते हैं अलवर महाराज उदयभान सिंह। ठीक है, तो ये अलवर के राजा होते हैं उस वक्त, तत्कालीन अलवर के राजा हैं जिन्हें राज प्रमुख बनाया जाता है। और उप राज प्रमुख कौन बनता है? उप राज प्रमुख बनते हैं ये करौली नरेश होते हैं तेज सिंह। तेज सिंह को उप राज प्रमुख बनाया जाता है करौली के राजा को। ठीक है, और इस तरह से अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन होते हैं? शोभाराम कुमावत होते हैं जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या याद रखना है हमने कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 17-18 मार्च को मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो होता है। और उसके जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसमें नीमराणा का ठिकाना भी शामिल होता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस नीमराणा ठिकाना जो है ये शामिल हो जाते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो किसे बनाया जाता है? मत्स्य संघ की ये बनाया जाता है अलवर को। और इसके जो राज प्रमुख है ये कौन बनते हैं? ये हमने अभी बात की, जो उदयभान सिंह है, अलवर नरेश, ये अलवर के हैं। और उसके अलावा हमने क्या बात की कि जो तेज सिंह हैं जो कहाँ के शासक होते हैं? ये करौली के होते हैं। ठीक है, इनको वहाँ का उप राज प्रमुख बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? शोभाराम कुमावत। वहाँ का PM कौन बनते हैं? शोभाराम कुमावत। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं? NB गाडगिल ये इसके उद्घाटनकर्ता होते हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ या जिसे पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है, इनका हम देखते हैं कि कब शुरू होता है प्रोसीजर। रियासती विभाग जो है वो 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव देता है। कौन देता है? रियासती विभाग देता है। राजस्थान संघ में शामिल नहीं होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा इस बात से सहमत नहीं होते। मेवाड़ महाराणा कौन होते हैं इस टाइम पे? भूपाल सिंह होते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि हम इसमें मिले। ठीक है, यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया था, परंतु अंतिम परिणाम क्या होता है? इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही इसको अस्तित्व में ला दिया जाता है। और इस तरह से राजस्थान संघ जो है ये अस्तित्व में आता है, जिसे हम पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट जताई थी और अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सीधा साधा सा असर यही था कि अब उनके बाद में राजाओं का जो पद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अब ये जो पूर्व राजस्थान जो है इसमें कौन कौन शामिल होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्व राजस्थान या जो राजस्थान संघ बनाया जाता है, ठीक है, ये जो राजस्थान संघ बनता है ये कब अस्तित्व में आता है? ये आता है 25 मार्च 1948 को। ठीक है, 1948 को अस्तित्व में आता है। और हमने अभी पढ़ा
कि इसमें जो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा ये, और इसके अलावा कुशलगढ़ और जो लावा जो ठिकाने हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसकी जो राजधानी है ये किसे बनाया जाता है? कोटा को बनाया जाता है। राजधानी ये कौन बनती है? कोटा को बनाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो राज प्रमुख होते हैं, राज प्रमुख कौन बनाया जाएगा? क्योंकि कोटा बड़ी रियासत है तो जो महाराजा भीम सिंह है, कोटा के तत्कालीन शासक भीम सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया जाता है। और यहाँ के जो उप राज प्रमुख हैं ये किनको बनाया जाता है? बहादुर सिंह को। ठीक है, ये है बहादुर सिंह जी, इनको यहाँ का जो है उप राज प्रमुख बनाया जाता है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये कौन होते हैं? गोकुललाल असावा। ठीक है। और यहाँ पर इनके जो उद्घाटनकर्ता होते हैं ये भी NB गाडगिल साहब होते हैं। ठीक है। इसके जो उद्घाटनकर्ता हैं, जो राजस्थान संघ है जो 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आता है, इसके उद्घाटनकर्ता भी NB गाडगिल साहब होते हैं। अब देखिए मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। अब 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी और महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझता है। और उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तैयार करने के लिए भेज दिया दिल्ली। रियासती विभाग तो पहले ही इस बात के लिए तैयार था कि उदयपुर रियासत संघ में जुड़ जाए। ठीक है, ये तो पहले से ही चाहते थे। अब रियासती विभाग ने यह नीति बना ली कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक आय से अधिक प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स की मांग की गई। ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो 20 लाख की आप प्रिवी पर्स दो। तो रियासती विभाग जो है वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं। ये कहते हैं कि महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स मिलेगा और 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के लिए खर्च देना स्वीकार कर लेते हैं। प्रिवी पर्स यहाँ पर फैसिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, वार्षिक जो आय है, जो अनुदान है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर जो रियासती विभाग है ये ट्रिक करते हैं कि मेवाड़ को अगर अपने रियासती विभाग में मिलाना है, रियासतों के जो संघ बन रहे हैं इनमें अगर लाना है तो हमें इनकी शर्त भी माननी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने क्या प्लान किया कि देखो, आप महाराणा हो इसलिए आपको 10 लाख दे दिया जाएगा। आपको जो अगर राज प्रमुख बनाया जाता है तो ये जो 5 लाख का जो भत्ता है वार्षिक, ये आपको इसमें ऐड हो जाएगा। और क्योंकि आपका जो वंश है वो इतना बड़ा और इतना प्राचीन वंश जो आपका चलता आ रहा है राजवंश की परंपरा के अनुसार, और क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रियासत है और आप बहुत ज़्यादा दान और इसमें धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं, तो 5 लाख की वो प्रिवी पर्स की फंडिंग भी आपको दे दी जाएगी। तो डायरेक्ट 20 लाख देना केवल आपको वो सही नहीं होगा, आपको इन टुकड़ों में 20 लाख मिल जाएंगे, यानी मिलेंगे आपको, लेकिन वो उसकी कैटेगराइज उन्होंने कर दिया। और इन्होंने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर दिया। देखिए, अब ये जो तीसरा जो राजस्थान में जो तीसरा जो एकीकरण का जो चरण आता है वो कौन सा आता है? संयुक्त राजस्थान का चरण आ जाता है, जिसमें इनको आजन्म राज प्रमुख भी बनाना स्वीकार कर लिया जाता है। इतनी सारी रियायतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल जो है वो रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवा के दिल्ली से उदयपुर लौटा। तो महाराणा ने राहत की सांस ली।
अब देखिए, कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, लेकिन मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को ही मिल गई थी और वीपी मेनन ने कोटा महाराव को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। तो कोटा महाराव कहते हैं कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कई राजा महाराजा और अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं और समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न कराना होगा। तो रियासती विभाग जो है उस टाइम पे कोटा महाराव जो थे भीम सिंह, उनका प्रस्ताव मान लेते हैं, तर्क मान लेते हैं और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गॉडगिल जो है वो कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा कर देते हैं और कोटा महाराव को राज प्रमुख और गोकुलराव असावा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था। फिर मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग क्या करता है, तुरंत ही राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्य लाल वर्मा को नियुक्त कर देते हैं। यानी कि अब इन्होंने रियासती विभाग ने तृतीय चरण करना है पूरा, है ना। और यहाँ पर ये क्या फिक्स कर लेते हैं रियासती विभाग कि अब जो तीसरा जो एकीकरण का चरण होगा इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, वो सारी प्लानिंग कर ली जाती है और ये एडवांस में ही प्लानिंग कर लेते हैं कि इसका जो प्रधानमंत्री है ये किसको बनाया जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा जो है उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण की चर्चा करते हैं। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार किया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचते हैं। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में अगर कोई कठिनाई होती है तो सर राम मूर्ति जो है वो दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर ही राज प्रमुख के साथ वर्मा जी ने, यानी जो माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, ये प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और इसके बाद वर्मा जी अपने इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। संयुक्त राज्य राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो केवल 11 महीने रहता है। इस अल्प अवधि में उसने वो कर दिखाया जो किसी प्रांतीय सरकार 11 सालों में भी नहीं कर पाई थी और इस सब का श्रेय जो है ये माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व और उनके सहयोगियों को जाता था, जिन्होंने परिश्रम, लगन और निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। अब हम यहाँ थोड़ा सा एक बार लिखते हैं कि ये जो तृतीय जो चरण हुआ था और इस तृतीय चरण में क्या क्या चीज़ें शामिल हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले जो थर्ड चरण जो आता है वो आता है संयुक्त राजस्थान, यानी संयुक्त राज्य राजस्थान। ये इस चरण का तृतीय चरण का नाम होता है। इसको कब गठित किया जाता है, तो इसको गठित किया जाता है 18 अप्रैल 1948 को। कब किया जाता है, 18 अप्रैल 1948 को। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो यहाँ देखिए अभी हमने जो पढ़ा था पूर्व राजस्थान के बारे में। पूर्व राजस्थान यानी कि जिसके अंदर 9 जो रियासतें थी और 2 ठिकाने थे, है ना, ये जो इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें उदयपुर जो बहुत बड़ी रियासत है ये इसमें शामिल हो जाती हैं। 9 रियासतें कौन सी थी, वापस देख लेते हैं। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा। और जो 2 ठिकाने थे वो कौन से थे, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, ये सारी 9 रियासतें प्लस दोनों ठिकाने और ये जो सबसे बड़ी रियासत है मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत, इसको शामिल कर लिया जाता है। और राजधानी किसे बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है उदयपुर को। ठीक है, राजधानी कौन बनती है, उदयपुर बनाया जाता है।
और इसमें राज प्रमुख कौन बनते हैं? तो यहाँ पर ये बात पहले ही हो जाती है कि जो भूपाल सिंह है, जो भूपाल सिंह है, ये मेवाड़ नरेश हैं, इनको राज प्रमुख बनाया जाता है। ये वहाँ के राज प्रमुख बनते हैं। ठीक है। और उप राज प्रमुख कौन बनता है? क्योंकि कोटा के जो महाराव थे पहले भीम सिंह, ये राज प्रमुख थे जब ये पूर्व राजस्थान संघ में थे। तो यहाँ पर अब इनको क्या पद दे दिया जाता है? इनको उप राज प्रमुख बनाया जाता है। उप राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? ये भीम सिंह हैं, कोटा महाराव जो हैं, इनको ये पद दे दिया जाता है। और प्रधानमंत्री पद के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद किसको मिलता है? ये मिलता है माणिक्य लाल वर्मा जी को। माणिक्य लाल वर्मा जी को ये पद दे दिया जाता है। और अभी हमने इसको पढ़ा था कि इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन करता थे वो थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। तो आगे देखिए, अब है वृहत राजस्थान, जो कौन सा चरण होता है? 4th चरण होता है यहाँ का राजस्थान का। और इसका गठन कब होगा वो हम देखेंगे आगे। अभी हम इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो पढ़ लेते हैं। वृहत राजस्थान का निर्माण। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थीं। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अपना अलग पृथक अस्तित्व रखती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, तो जहां से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अब रियासती विभाग ने इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करने की कोशिश की। दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से जो वीपी मेनन है, ये जोधपुर, बीकानेर और जयपुर आते हैं और इनके जो राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू करते हैं। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को अलग अलग पृथक इकाइयों के रूप में रखना चाहते थे, क्योंकि बड़ी रियासतें थी और जो टारगेट पहले रखा गया था उसके अनुसार ही स्वतंत्र रह सकती थी। लेकिन फिर भी ये मिलाना चाहते थे, क्योंकि अगर अस्तित्व अलग अलग रहेंगे तो भारत का एकीकरण कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर वीपी मेनन जो है कैसे ना कैसे करके अपनी कोशिश करते हैं और इनको मनाने में सफल हो जाते हैं। अब जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले से ही भारत सरकार के अंडर में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल जो है उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा करते हैं कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल के इस ऐतिहासिक भाषण की ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके बाद इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन एक बैठक का आयोजन करते हैं कि अब इन चारों बड़ी जो रियासतें हैं उनको कैसे न कैसे करके संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाए। ठीक है। अब इस बैठक में निर्णय लिया गया, क्योंकि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया जाए। वर्मा जी, जो माणिक्यलाल वर्मा है, वो इस बैठक में सम्मिलित नहीं होते हैं और अगले दिन ही उन्होंने निर्णय पर, जब उनको पता लगता है तो इस निर्णय पर हस्ताक्षर कर देते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री होते हैं उस वक्त मेवाड़ के, इसके संयुक्त राजस्थान के। ठीक है। इस बैठक में राजधानी का मसला वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया कि अब राजधानी कौन बनेगा, जयपुर बनाया जाएगा या उदयपुर बनाया जाएगा।
तो यहाँ पर सरदार पटेल जो है राजधानी के चुनावों के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करते हैं, जिसे पी सत्यनारायण राव समिति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे जरूर याद रखें कि पी सत्यनारायण राव समिति कौन सी थी और इसने क्या किया था। तो इन्होंने राजधानी का चयन किया था कि राजस्थान में अब जो वृहद राजस्थान का जो गठन होने वाला है, इसमें राजधानी कौन सी बनाई जाएगी। ठीक है, फिर इस समिति ने जो जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों के महत्व को बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उन नगरों में खोलने के लिए सलाह दी। तो सरदार पटेल को इनकी बातें सही लगती हैं, इनकी सिफारिश जो है स्वीकार कर ली जाती है और इसलिए फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की यानी वृहद राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। अब हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में डाल दी जाती है, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय कर दिया जाता है। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया जाता है और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाए जाने का निर्णय भी लिया जाता है, क्योंकि इस दिन चारों बड़ी रियासतें जो हैं वो इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती हैं, मिल जाती हैं। हीरालाल शास्त्री को इसका वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही जो है वो समाप्त हो जाती है। मेवाड़ के सिसोदिया यानी गोहिल वंश, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछवाहा, बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसृजित पद रह गए थे। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, कि जहाँ पर राजा बिना युद्ध लड़े आपसी सहमति से अपने पद को छोड़ रहे थे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इसके डिटेल हमने पढ़ लिया है, इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि जो चतुर्थ जो चरण है वो कौन सा था। चतुर्थ चरण था वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण जो है होता है हमारा वृहद राजस्थान का होता है। इसका गठन कब होता है, तो ये होता है जी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसका वृहद राजस्थान का गठन हो जाता है, जिसमें चारों बड़ी रियासतें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों रियासतें जो हैं ये पूर्व में जो संयुक्त राजस्थान बना था जिसमें 10 रियासतें शामिल थी, संयुक्त राजस्थान के साथ मिल जाती हैं और ये अब कितनी रियासतें हो जाती हैं, 14 रियासतें जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस घोषित किया जाता है। ठीक है, और अब इसमें जो है वृहद राजस्थान में राजधानी किसे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता ही जयपुर को। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां देखते हुए, अन्य राज्यों से समीपता देखते हुए और विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे बनाया जाता है। और अब यहाँ पर जो राज प्रमुख का पद है ये किसे मिलता है, ये मिलता है मान सिंह को। यहाँ के जो राजा हैं मान सिंह द्वितीय जयपुर के। ठीक है, ये बनाए जाते हैं राज प्रमुख। और क्योंकि महाराणा जो भूपाल सिंह है इन्हें क्योंकि इतना बड़ा वंश है, बड़ी रियासत है और ये सीनियर हैं इनसे, तो इनको महाराज प्रमुख बनाया जाता है आजन्म, कि जब तक ये पद रहेगा, ये महाराज प्रमुख का जो पद है ये किसके अंडर में रहेगा, महाराणा भूपाल सिंह के अंडर में रहेगा। ठीक है, ये इस पद पर सुशोभित रहेंगे महाराज प्रमुख के। और क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोटा महाराव का भी काफ़ी रोल था इसमें, तो उपराज प्रमुख जो है वो किसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है भीम सिंह को, जो कोटा महाराव हैं। भीम सिंह कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है ये किसे बनाया जाता है, हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया जाता है,
हीरालाल शास्त्री को। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं? इतनी मेहनत जो कर रहे हैं रियासती विभाग वाले, तो सरदार पटेल जी को इसका जो है उद्घाटनकर्ता बनाया जाता है। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि लगभग काफ़ी बड़ी बड़ी रियासतें जो हैं वो 14 रियासतें जो हैं इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो अब इसमें मत्स्य संघ जो सबसे पहले पहले बनता है, प्रथम चरण जो होता है राजस्थान के एकीकरण का, वो अब इसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए ये क्या है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों का एकीकरण 18 मार्च 1948 को हो जाता है, मत्स्य संघ बनते हैं। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई हैं, देखिए ये अभी हमने जो पढ़ा था इसी के बारे में ही है, ठीक है। अब जबकि बड़ी बड़ी रियासतें सारी मिल गई हैं, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई रखने के रूप में कोई अर्थ नहीं रहा था। रियासती विभाग जो है वो इनको भी वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन करते हैं कि अब इन चारों जो रियासतें हैं छोटी छोटी, इनको भी शामिल कर लिया जाए। भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में मिला लिया। तो अब ये कौन सा जो है जो पंचम चरण है वो बन जाता है, ये कौन सा बनता है? संयुक्त वृहद राजस्थान, क्योंकि वृहद राजस्थान तो पहले ही बन चुका था, अब संयुक्त मत्स्य संघ को बनाना था, तो अब ये सारा संयुक्त हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। ये एक इसका 5वां चरण बनता है। कब बनता है? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को ये शामिल हो जाता है वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ। वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। और मत्स्य में कितनी थी? इसमें 4 रियासतें थी। तो टोटल हमारी 18 रियासतें अब इसमें शामिल हो गई हैं। और इसके साथ साथ नीमराणा भी शामिल हो जाता है जो मत्स्य संघ में शामिल होता है, क्योंकि कुशलगढ़, लावा तो पहले ही आ चुके हैं, 3 ही ठिकाने थे राजस्थान में, वो भी अब इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो राजधानी है वो किसको बनाया जाता है? जयपुर को बनाया जाता है राजधानी, ठीक है। और अब इसके जो राज प्रमुख हैं, उप महाराज प्रमुख हैं, वो सारे सेम ही रहेंगे, यानी कि मान सिंह जो है ये राज प्रमुख हैं, उपराज प्रमुख ये कोटा महाराव हैं भीम सिंह जी, ठीक है। और महाराणा भूपाल सिंह, क्योंकि इनका महाराज प्रमुख का पद जो आजन्म कर दिया गया था, ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं ये भी कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री होते हैं, ठीक है, हीरालाल शास्त्री, यही इसके जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम देखते हैं सिरोही का प्रश्न। अब यहाँ सिरोही का प्रश्न उठ जाता है कि अब छठा चरण कैसे बनेगा। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, यानी कि ये जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, क्योंकि खुद गुजराती हैं तो थोड़ा भला तो अपने एरिया का भी करना ही चाहेंगे। तो रियासती प्रभाव जो इनके रियासती विभाग जो है ये इनके प्रभाव में तो पहले से ही था। अब ये चाहते थे कि जो आबू और पर्वत का जो सैलानी क्षेत्र है ये गुजरात को मिल जाए। जनता का विरोध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रियासती विभाग नवंबर 1947 में सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर देते हैं। सिरोही की जनता मांग करती है कि सिरोही को बम्बई रेजिडेंसी में ना मिलाकर, प्रेसिडेंसी में ना मिलाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ दिनों बाद उदयपुर भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला तो कर ही लेता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री जो है 10 अप्रैल के तार में वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी ज़रूरी हो जाता है। हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। लेकिन शास्त्री जी को वल्लभ भाई पटेल इसका कोई जवाब नहीं देते। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल जवाहरलाल नेहरू से मिलता है और ये कहते हैं कि सिरोही को हमारे राजस्थान में रहने दिया जाए।
नेहरू जी पटेल जी से बातचीत करते हैं, लेकिन सरदार पटेल जो है वो गोकुल भाई भट्ट के जन्म हाथल और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही को गुजरात में शामिल कर देते हैं। यानी ये कहते हैं कि अगर आप गोकुल भाई भट्ट को रखना चाहते हो तो आप अपना उनका जो एरिया है हाथल गांव वो और कुछ अन्य स्थान राजस्थान में डाल देते हैं, बाकी गुजरात में शामिल कर लेते हैं। अब इस चीज़ के बारे में व्यापक विरोध खड़ा हो जाता है कि भाई सिर्फ हाथल गांव क्यों, दूसरे छोटे छोटे गांव क्यों, हमें तो पूरा का पूरा सिरोही चाहिए। और ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक भारत सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए राजी नहीं हो जाती। फिर इस अन्याय का जो निराकरण है वो 1 नवंबर 1956 को जाकर होता है। ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आदेश पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका वापस गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया जाता है। तो अब ये देखते हैं हम यहाँ पर षष्ठम चरण के बारे में हम बात करते हैं। यहीं पे लिख देते हैं कि जो छठा चरण है इसमें राजस्थान संघ बनता है, राजस्थान संघ। ठीक है, अब यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी का मन मचल गया है किसके लिए, कि हम इसको हमारे क्षेत्र में डालेंगे। 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आता है छठा चरण राजस्थान संघ। और इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें शामिल होता है संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी कितनी रियासतें थी, 14 रियासतें थी, 18 रियासतें थी। ठीक है, 18 रियासतें जो है संयुक्त वृहद राजस्थान की वो शामिल होती हैं, प्लस सिरोही को शामिल कर दिया जाता है। सिरोही का माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र जो है ये मुंबई प्रेसिडेंसी यानी गुजरात में मिला दिया जाता है, जिसका व्यापक विरोध होता है। तो यहाँ पर 19 की 19 रियासतें जो हैं सिरोही वाली शामिल हो गई हैं। अब राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो जाता है क्योंकि 19 रियासतें सारी शामिल हो जाती हैं। और सेम जो पहले रहता है राजधानी जयपुर है यहाँ पर। ठीक है, और राज प्रमुख कौन है, राज प्रमुख जो हैं वो मान सिंह ही हैं, जयपुर नरेश। ठीक है, और उपराज प्रमुख कौन है, ये वही हैं भीम सिंह जी। ठीक है, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं ये भी कौन है, सेम ही है, हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, ये शास्त्री जी इसके जो है प्रधानमंत्री नियुक्त रहते हैं। अब है अजमेर का विलय, क्योंकि अब अजमेर ही रह गया है, केंद्र शासित प्रदेश था ये। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रहती है कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें बल्कि अजमेर का इलाका भी शामिल हो जाए। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहता है। 1952 के आम चुनावों के बाद वहां पर हरि भाऊ के उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है और सिफारिश करता है कि उसे भी राजस्थान में मिला देना चाहिए। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण है ये शुरू होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और इसमें माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया जाता है। और राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई वो 1 नवंबर 56 को संपूर्ण होती है। अब इसमें 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण जो बनता है ये राजस्थान बनता है। ठीक है, जिसे हम कहीं कहीं नवीन राजस्थान भी पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, राजस्थान संघ में इसमें हमारा माउंट आबू प्लस जो देलवाड़ा है क्षेत्र गुजरात सिरोही का वो भी शामिल हो जाता है। और अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, अजमेर मेरवाड़ा इसको शामिल कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ सुनेल टप्पा, ये एमपी का क्षेत्र होता है, सुनेल टप्पा इसको राजस्थान में मिला लिया जाता है। और झालावाड़ का एक क्षेत्र होता है सिरोंज, सिरोंज क्षेत्र जो है झालावाड़ का, इसे एमपी को दे दिया जाता है,
ये किसको दे दिया जाता है, एमपी को दे दिया जाता है। और इस तरह से राजधानी जो है वो जयपुर बन जाती है। महाराजा प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये सब पद समाप्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पद समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह से राजस्थान का जो है एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये जो चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण ये पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल इजी इजी लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतरीन बनाइए। और नई वीडियोस देखने के लिए अपने घंटी के बने निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।